For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना शुरू किया था और स्टॉक एक्सचेंज के बारे में सबसे पहले हम लोगों ने बात की थी कि कंपनी को जब जब पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूं, जब जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, कंपनी किस मार्केट में आकर के फंड रेज करती है? प्राइमरी मार्केट में। और जितने बार भी जो है वो प्राइमरी मार्केट में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट को इशू करके फंड रेज करती है, हर बार उन्हें उस इंस्ट्रूमेंट को, कंपनी को नहीं, उस इंस्ट्रूमेंट को क्या करना पड़ता है? लिस्ट करना पड़ता है। मुझे बताइए, कंपनी लिस्ट होती है या कंपनी के इंस्ट्रूमेंट? कंपनी हो सकता है उस कंपनी का इक्विटी शेयर क्या होगा? लिस्ट हुआ होगा, कोई और इंस्ट्रूमेंट इश्यू ही नहीं की, इसलिए वो लिस्ट नहीं होगा। चूंकि किसी कंपनी का कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब लिस्टेड रहता है तो उस कंपनी को हम क्या बोल देते हैं? लिस्टेड कंपनी जो है वो कह देते हैं। कहा कि कंपनी को लिस्ट करना इसलिए कंपलसरी है क्योंकि कंपनी को तो पैसे मिल गए जब उन्होंने इशू कर दिया, लेकिन उसके बाद लोगों ने जो पैसे लगाए उन्हें देखना था कि हमारे पैसे की आज कितनी कीमत है, हम अगर बेचना चाहें तो कैसे फटाक से बेच ले। तो सेबी ने कहा कि भाई आप इनको मार्केट दीजिए, और वहां से कॉन्सेप्ट आया हमारे सेकेंडरी मार्केट का। और इसी सेकेंडरी मार्केट को हम किस नाम से जानते हैं? स्टॉक एक्सचेंज को, जहां पे इसकी क्या होगी? लिस्टिंग होगी, और उसके बाद वहां पे उसकी ट्रेडिंग होगी। कहा कि ये जो लिस्टिंग और ट्रेडिंग जैसा चीज हो रहा है, ये लिस्टिंग और ट्रेडिंग जो है वो एक साथ, कहा कि जो जो इंस्ट्रूमेंट लिस्ट हो जाएगा उसकी क्या होगी? ट्रेडिंग होगी। कहा कि अगर पहले से 1 करोड़ शेयर है तो कहा उसकी लिस्टिंग हो गई तो उसकी ट्रेडिंग होगी। और 10 करोड़ किया तो कहा पहले से 1 करोड़ था, 10 करोड़ और किया तो अब 11 करोड़ शेयर आपने इशू कर दिए और 11 करोड़ शेयर लिस्ट हो गए। 11 करोड़ शेयर की क्या हो रही है? ट्रेडिंग हो रही। आने वाले दिनों में इसमें से कुछ शेयर अगर कंपनी डिलिस्ट कर देगी तो कहा उतने शेयर कंपनी के क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। बचे हुए का क्या होता रहेगा? ट्रेडिंग होता रहेगा। सारे के सारे जो है वो हटा दिए तो कहा कि बिल्कुल वो सारे के सारे हट जाएंगे। अब हमने स्टॉक एक्सचेंज को कितने कैटेगरी में बांटा? जल्दी जल्दी बोलिए, देखो कितना याद है। कितने कैटेगरी में? कौन कौन सा? ठीक है, जल्दी बताइए मिश्रा जी। डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलते हैं? डेजिग्नेटेड डायनेमिक स्टॉक एक्सचेंज किसको बोलेंगे? स्टेटमेंट दीजिए जिसका क्या हो, ये वर्ड जरूर आना चाहिए। वैसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका क्या हो? नेशन वाइड टर्मिनल। और अब अगर पूछूं नेशन वाइड टर्मिनल का क्या मतलब है? नेशन वाइड टर्मिनल का क्या मतलब? मैंने एग्जाम्पल ने, तो इसको बोलेंगे कैसे? अब इसको स्टेटमेंट बिल्कुल साफ दीजिए। क्या स्टेटमेंट दीजिएगा? ठीक है, स्टेटमेंट ये हुआ कि उस स्टॉक एक्सचेंज में, कोई भी ऐसा स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड टर्मिनल होगा, उस स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स को हम कहीं से भी जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, उसके प्राइस को देख सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं? ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टेटमेंट हुआ कि उस स्टॉक एक्सचेंज को, अगर हम कहते हैं कि इस स्टॉक एक्सचेंज का नेशन वाइड टर्मिनल है, तो इसका मतलब है कि दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज, if any company is listed in that particular stock exchange which is having nationwide terminal, we can see the price of that share from anywhere and we can make a trade in that shares from anywhere. क्लियर है? अब हमने कहा कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंज वो स्टॉक एक्सचेंज जिसका नेशन वाइड टर्मिनल। ओवर द काउंटर एक्सचेंज बोला कि यही आज के डेट में जो है वो कहिए एडवांस रूप है किसका? एसएमई का, स्मॉल एंड मीडियम एक्सचेंज का। और कहा कि इसी में पहले आपका रूल क्या चलता था कि 30 जो है लाख से लेकर के कहां तक? 3 करोड़ तक का रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज के कौन कौन से मेन काम? ये 3 उनके मेन काम है। यही 3 हमें पढ़ने थे। लेकिन इससे पहले हमने स्टॉक एक्सचेंज का क्या पढ़ा? हिस्ट्री पढ़ा कि स्टॉक एक्सचेंज पहले क्या था? एसोसिएशन ऑफ पर्सन। फिर हमारा कंपनीज एक्ट आया 1956, तो किस में कन्वर्ट हो गया? सेक्शन 25 में। शुरू में स्टॉक एक्सचेंज हमारा कैसा था? और म्यूचुअल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब सब मिल बैठ करके एक साथ खाना खाते थे एक ही रूम में, यानी हाँ, यानी कोई एक पर्सन जो है वो इन 3 में से किसी भी जो है वो कैपेसिटी, मल्टीपल कैपेसिटी में काम कर सकता था। कौन कौन सा वो कैपेसिटी है? ब्रोकर, मैनेज।
तो आपका मेंबर हो गया, ब्रोकर हो गया और मैनेजमेंट हो गया, तीनों कैपेसिटी में। फिर यहां पे एक स्कैम हुआ, कौन सा? आनंद राठी स्कैम, और बहुत बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग का क्या हुआ था? स्कैम हुआ था। फिर जो है वो कमिटी बैठी, सुझाव दिया कि क्या करो, डी म्यूचुअल। सबसे पहले तो ये जो तीन लोगों को एक एक कैपेसिटी में रखा, ऐसा नहीं, एक बंदा एक से ज्यादा कैपेसिटी में काम, दिस इज कॉल्ड डीम्यूचुअलाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। साथ ही साथ कहा कि इनकॉर्पोरेटाइज करो, और इनकॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का मतलब हुआ कि नॉन प्रॉफिट से नॉर्मल कंपनी में इसको क्या कर दो? कन्वर्ट कर दो। कहा ठीक है। अगर हमसे पूछा जाएगा डीम्यूचुअलाइजेशन, तो पहले लिखेंगे कि एक बंदा एक से ज्यादा कैपेसिटी में काम, एंड इनकॉर्पोरेटाइजेशन मींस, हमेशा इसको कंप्लीट करेंगे। और इनकॉर्पोरेटाइजेशन पूछा तो पहले इनकॉर्पोरेटाइजेशन कन्वर्जन ऑफ नॉन प्रॉफिट टू नॉर्मल कंपनी, और उसके बाद लिखेंगे एंड डीम्यूचुअलाइजेशन मींस दिस। और जब डीम्यूचुअलाइजेशन लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, तो उसको कैपिटल कर देंगे। ये सब तरीका है थोड़ा सा चीजों को क्या करने का, रिप्रेजेंट करने का। और बार बार मैं बोलता हूं, फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, लिखते वक्त किसी भी टेस्ट पेपर में लिखिए, शरीर में कमी नहीं होनी चाहिए, कमजोरी नहीं होनी चाहिए। 3-3 4-4 बार तो खा रहे हैं आप लोग, फिर कमजोरी किस बात का आएगा? बोलेगा सर नजर मत लगाओ। कह रहा हूं कि लिखते वक्त आप लोग के ना हाथ में कमजोरी दिखता है, यकीन मानिए, साफ लगता है कि जो कॉपी लिखा गया है ना, उस समय शरीर में ताकत है। शरीर में ताकत का मतलब मन नहीं होना, नहीं होता, बस लिख रहे। ऐसे क्यों? पकड़े पेन को तो लगे पेन टूट जाए, ऐसा होना चाहिए, मतलब ताकत रहनी चाहिए। तो ऐसे करके वहां डीम्यूचुअलाइजेशन लिखा, थोड़ा कैपिटल कर दिया, तो उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं। और साथ ही इन प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग को और क्या कर दिया? और स्ट्रिक्ट कर दिया, यानी फाइन पेनल्टी का नॉर्म्स क्या कर दिया? बढ़ा दिया। कहा ठीक है। अब यहां पे कहा गया कि कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेगा। इनसाइडर वो पर्सन है जिसके पास अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। मैंने आपको बोला भी कि बहुत डिटेल में भी इसके बारे में बताऊंगा, बहुत बात बताऊंगा भी इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में। लेकिन यहां पे हमने दो बातें कही थी। वो शख्स जिसके पास अनपब्लिश्ड प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो, या जो उस चीज को एक्सेस कर सकता है, वो इनसाइडर हुआ। इसमें और एडिशन करेंगे बाद में, कनेक्टेड पर्सन, बहुत डीम्ड कंसर्न आपका जो है वो इनसाइडर, बहुत सारी बात करेंगे। कहा कि इनका होना, इनसाइडर होना गुनाह नहीं है, लेकिन अगर आप इनसाइडर हैं तो उस बेसिस पे आप ट्रेड, क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग करना जो है वो ऑफेंस है और उसके लिए पेनल्टी था। फिर हम लोगों ने जो है वो एक एक करके एस्पेक्ट पढ़ना शुरू किया, और सबसे पहले क्या पढ़ा था? लिस्टिंग का जो है हमने प्रोसेस पढ़ना शुरू किया था। चलिए कॉपी बंद कीजिए, जल्दी 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 कॉपी बंद, फटाक से बताइए गुप्ता जी। लिस्टिंग का प्रोसेस एकदम जोर से, एकदम चिल्ला करके, आवाज ऐसे कि नीचे से मैम आ जाए कि क्या हुआ। इतने पे नहीं आएंगी वो। सर मतलब सर, ठीक है, आगे। मेरा काम ही वही है कि ताकि आप जो बोले एकदम ठोक बजा के बोले। पहला स्टेप बोलिए। एलपीटीएल नाम का एप्लीकेशन देगी, लेटर प्रेसिडेंट टू, किसको देगी? सेबी के किस विंग को? सेंट्रल लिस्टिंग अथॉरिटी को। ठीक है। अब ये लिस्ट, ये जो है वो दे दिया गया। ये देने के बाद जो है वो सेबी कितने दिन में जवाब देगी? कंपल्सरी मैक्सिमम 30, हाँ या ना जो भी बोलना है, कितने दिन में बोल दे। अगर यहां पे आपको एलपीटीएल मिल गया तो आगे बढ़िए, और नहीं मिला तो लड़िए पहले। मतलब सेबी ने नहीं दिया तो जाके सिक्योरिटीज एक्ट ट्रिब्यूनल में लड़िए। बताऊंगा वो लड़ाई का तरीका, पूरे अच्छे से मारधार एक्शन से भरपूर फिल्म बनाएंगे जब सेबी नाम का चैप्टर पढ़ेंगे कि कितने दिनों में जाएंगे, कहां जाएंगे, कैसे करेंगे। अब जो है वो उन्होंने एलपीटीएल दे दिया। एलपीटीएल देने के बाद का अगला स्टेप बताइए, मिल गया, अब क्या कीजिएगा? मुस्कान इधर वाले, मुस्कान, खुशी, पूरा टीम गायब है, पक्का ये लोग कहीं गए हैं, बताइए। हाँ मामू बनाइए। यहाँ पे एक चीज आप भी भूल रहे हैं और इसीलिए आगे बढ़े। एप्लीकेशन देंगे, क्या नाम है उस एप्लीकेशन का? हाँ, इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए हम अप्लाई करेंगे, किसको? कंसर्न
स्टॉक एक्सचेंज को, और कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज जो है वो आपको कितने दिन के भीतर फिर जवाब देगा? ठीक है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल जाने के बाद अब आप अपना ऑफर डॉक्यूमेंट में लिख दीजिए कहां कहां अपने आप को लिस्ट करने वाले, और पब्लिक के बीच में क्या दे दीजिए? ऑफर डॉक्यूमेंट दीजिए। पब्लिक को पढ़ने का कम से कम कितना समय दे दीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए। ज्यादा भी आप दे सकते हैं, बस आप इतना ध्यान रखिए कि ये कार्यक्रम कितने दिन में हो जाना चाहिए। इस 90 डेज को ध्यान में रखते हुए आप इस बीच में जितना टाइम देना है दीजिए, लेकिन इशू ओपन हो जाना चाहिए कितने दिनों के भीतर? 90 डेज। कहां से? मेरे बर्थडे से या आपके बर्थडे से? जहां से क्या मिला है? एलपीटीएल। तो अगर यहां मिनिमम 4 दिन है, आप चाहिए तो उसको जो है वो 40 दिन रखिए ओपन, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बस ये तो देख लीजिए कि इधर का समय कितना लगा है, और अगर इधर समय चला गया तो आपके पास समय क्या होगा? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मेरे जैसा बंदा रहा तो सिचुएशन, केस लॉ सब डालेगा और डेट डाल देगा। यहाँ 90 डेज का समय है, यहां से आपका 90 डेज शुरू होता है। लेकिन मान लीजिए कि इन प्रिंसिपल अप्रूवल देने में उसने समय लगा दिया 20 दिन का, ऐसे करके लिख देगा कि इन प्रिंसिपल द स्टॉक एक्सचेंज हैज टेकन 20 डेज इन प्रोवाइडिंग इन प्रिंसिपल अप्रूवल। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा हाउ मच मैक्सिमम टाइम कैन बी गिवन बाय द कंपनी फॉर एनालाइजिंग ऑफर डॉक्यूमेंट टू द पब्लिक। तो एज पर लॉ 4 दिन तो देना है, मैंने मैक्सिमम पूछा है, 4 तो देना ही पड़ेगा। मैक्सिमम कितना दे सकते हैं? तो मैक्सिमम के लिए यहां से लेकर के ओपन होने के बीच में कितना समय है? 90 डेज का है। आपने यहां पे कितना लगा दिया इनके पास? 20 डेज वो खा गया, तो मेरे पास 70 डेज ही तो है मैक्सिमम। और अगर मान लीजिए इसने 25 डेज लगा दिया, तो अगर इसने कम दिन लगाया, 5 ही दिन में दे दिया, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, और अगर कोई खूंखार आदमी रहा इंटरव्यू में तो बिल्कुल वैसा ही चीज रहेगा। इंटरव्यू तो ये मत सोचिए कि सीधा सीधा प्रोसेस पूछ देगा, वो क्या करेगा? इन्हीं जगहों पे पूछेगा कि कितना ज्यादा से ज्यादा दिन हम दे सकते हैं लोगों को ऑफर डॉक्यूमेंट क्या करने के लिए? पढ़ने के लिए, ओपन करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम ले सकते हैं। बस इन्हीं बातों को थोड़ा ध्यान रखना है, पिक्चर दिमाग में रखना है, खुद क्लियर रहेगा। चलिए, मिनिमम 3 डेज ओपन, मैक्सिमम 10 डेज। यहां घबराने की जरूरत नहीं, ये बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा। क्लोज हो गया। क्लोज के बाद यहां पे हमारा कंसर्न है 15 दिन में जो सक्सेसफुल है उनको क्या दीजिए, जिनको नहीं मिला उनको, और साथ में जो सक्सेसफुल है उनको भी पूरा नहीं मिला तो बचे हुए पैसे दे दीजिए, जितने मिले उनका क्या दे दीजिए, उनको जो है वो उतने का लेटर ऑफ अलॉटमेंट दे दीजिए। साथ ही साथ कहा क्लोजिंग से ही एक और काम करना है, और कितना समय आपके पास इसके लिए? 10 वीक्स, और ये इसी में कवर हो गया। याद रखिएगा, इसका यूज पड़ेगा जब मैं आपको फास्ट ट्रैक इशू बताऊंगा। तो मैक्सिमम जो है वो 10 वीक्स में आपको क्या मिल जाना चाहिए? इसका मतलब है वो देखेंगे कि सब कुछ सही से हो गया, तब क्या देंगे आपको? लिस्टिंग परमिशन। मिल गया लिस्टिंग। अगर आपको लिस्टिंग परमिशन मिल गया तो हम किस पे आ गए थे? डिलिस्टिंग कितने तरह का? कौन कौन सा? वॉलंटरी का मतलब हम अपनी मर्जी से। क्यों हम अपनी मर्जी से डिलिस्ट करा रहे हैं? हमें अनरीजनेबल लग रहा है कि झूठ मूठ का लिस्टिंग का क्या जा रहा है? फीस जा रहा है। इतने जगह लिस्ट रखना जरूरी, और जो पैसे बचेंगे वो किस में बटेंगे? इसीलिए जो है वो सेबी ने ये अलाउ किया हुआ है कि आप शेयर होल्डर से परमिशन, लेकिन अगर आप जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट हो रहे हैं कि डिलिस्ट होने के बाद आप एनएससी या बीएससी में पाए जाएंगे, तो विदाउट एग्जिट ऑफर। एक ही रूल है, कितने से आप डिलिस्ट हो रहे हैं मत देखिए, आप डिलिस्ट होने के बाद का सिर्फ पोजीशन देख, पहले कितने में थे वो भी मत देखिए, बस इतना देख लीजिए इस बार वाला डिलिस्टिंग के बाद क्या आप एनएससी या बीएससी किसी में बचे रहेंगे? कहा कि हाँ बचे रहेंगे। तो ऐसे केस में आपको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और ऐसे केस में हमारा सारा का सारा काम किससे हो जाता है? बोर्ड रेजोल्यूशन से ही हो जाता है। तो हमने फिर एक एक करके प्रोसेस पढ़ना शुरू किया, क्योंकि अभी हम कंपलसरी पे तो पहुंचे ही नहीं है, हम किस पे थे? और वॉलंटरी में हमने देख लिया कि कब एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना है और कब देना जरूरी नहीं है, और इस पे हमने जो है वो क्वेश्चन भी बना लिया, और मैंने आपको बता भी दिया इन जगहों पे केस लॉ या इंपॉर्टेंट फॉर केस लॉ ऐसा करके मार्क करते जाइएगा, ताकि जब आप रिवीजन करने के लिए आए तो आपको पता रहे कि यहाँ पे केस लॉ बना करके क्वेश्चन दिया जा सकता है। फिर हमने प्रोसेस पढ़ा था किसका? वॉलंटरी डिलिस्टिंग ही पढ़ रहे थे, लेकिन कौन सा? एग्जिट या विदाउट एग्जिट? प्रोसेस छोटा, सिर्फ और सिर्फ किसका परमिशन चाहिए था? सिर्फ बोर्ड रिजोल्यूशन। हमने बोर्ड रिजोल्यूशन किया, और उसके बाद एक पब्लिक नोटिस दिया, और जिसको हमने जो है वो कितने न्यूज़पेपर में दिया? एक इंग्लिश और एक हिंदी। कौन सा वाला?
नेशन वाइड टर्मिनल, और इसके अलावा रीजनल, वर्नाकुलर और लोकल, तीनों एक ही नाम है, क्षेत्रीय भाषा का न्यूज़पेपर जिसको कहते हैं। लेकिन वहां जहां जहां से आप इसको क्या करने वाले हैं, और इस पे भी हमने आपको क्वेश्चन करवाया था कि यहाँ पे भी केस लॉ दे सकता है कि कंपनी अगर एनएससी से डिलिस्ट हो रही है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज से और अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज से, तो इन तीनों जगहों का, अहमदाबाद स्टॉक एक्सचेंज का गुजराती है, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज का क्या हो गया, बांग्ला हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज महाराष्ट्र में है यानी कि वहां का मराठी हो गया। तो ये 3 रीजनल में देना पड़ेगा और एक इंग्लिश और हिंदी में तो देना ही पड़ेगा। फिर हमने देखा था कि जो जो ऑब्जेक्शन लोग करना चाहते हैं करें, ऑब्जेक्शन वैलिड रहा तो इनको जो है वो परमिशन नहीं मिलेगा, चाहते हुए परमिशन नहीं मिलेगा, और अगर परमिशन मिल गया तो उसके बाद जो अगला एनुअल रिपोर्ट होगा उसमें आप ये बात बता दीजिए कि आपने जो है वो क्यों डिलिस्ट किया, क्या वजह था डिलिस्ट करने का। क्लियर है? तो यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में, अब हमें यहां से आगे बढ़ना। जल्दी बताइए, यहां तक में कोई गिला शिकवा दुख दर्द? पक्का? रिवीजन कैसे कर रहे हैं, समझ के पढ़ रहे हैं या जय माता दी रट्टा मार रहे हैं? याद रखिए, सिर्फ समझ करके देखिए, कुछ चीजों को याद रखना पड़ता है। जहां डेट दिया हुआ है, जहां पे दिया हुआ है ऑथोरिटी क्या होगा, एलपीटीएल का फुल फॉर्म क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है याद रखना पड़ेगा, सीएलए का। लेकिन अगर पूरे प्रोसेस को अगर आप रट रहे हैं तो बार बार मैं कह रहा हूं फिर सीएस आपके लिए नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि पास करते करते 100-150 एक्ट पढ़िएगा, कहां कहां रख पाइएगा। इसीलिए जो है वो चीजों को हमेशा क्या कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, उसका सीक्वेंस बनाइए, चाहे कितना भी थ्योरेटिकल रहे। ठीक है, कुछ ऐसे टॉपिक आएंगे जो थोड़ा ज्यादा थ्योरी नेचर रहेगा, निकालेंगे उसका भी कुछ बेस्ट तरीका। लेकिन ये सब तो बिल्कुल आपका जो है वो क्या है, एक स्ट्रिंग में चला है। तभी मैंने बोला कि इसलिए भी एक पीपीटी में पहले पढ़ा रहा हूं, और देखिएगा पूरा का पूरा स्टॉक एक्सचेंज हो जाएगा, तब फिर नोट्स लेकर के बैठेंगे और इन्हीं बातों को कि हाँ चलिए ये ऐसे देख लिया, आप बोलेंगे हाँ, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर उसमें से कुछ और चीज थोड़ा सा अंदर जा करके पढ़ेंगे ताकि हम उसको साइंटिफिक तरीके से क्या कर पाए, रिटेन कर पाए। तो अगर मैं थोड़ा सा आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आपको बस इतना ही मेहनत करना है कि ईमानदारी से बस उसका रिवीजन कीजिए। काइंडली अपना दिमाग मत लगाइए, एफडी करके जो रखा हुआ है ना, कुछ दिन और उसको रहने दीजिए, और मैच्योर्ड होगा तो ज्यादा क्या मिलेगा, रिटर्न मिलेगा। सिर्फ उतना लगा लीजिए जितना मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बड़ाई कर रहा हूं, बुरा मत मानिएगा। वैसे आप बुरा मानिएगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मानिएगा तो अच्छा लगेगा। तो आप सिर्फ उतना लगा लीजिए जितना मैं कह रहा हूं। मैं रिवीजन के लिए आपको कह रहा हूं कि रटने नहीं, कैसे करने। देखिए ना, मैंने पूरे कहानी में नहीं लिख सुनाया, आज क्या किया अभी तक मैंने, रिवाइज ही तो किया। यही तो मैं आपको कह रहा हूं, ऐसे ही अकेले रूम में रहिए ना और सोचिए ना, किसी को पढ़ाना है, किसी को रिवाइज कराना है, और तब शुरू कीजिए कि कंपनी ऐसे इशू करेगी, इस तरह से लेकर के जाएगी, और बोला कीजिए घर में, तब आवाज निकलेगी। क्यों नहीं आवाज निकले? अभी मैं थोड़ा सा बोल दूं कि ऑफ हो गया या ब्रेक है, तो देखिए आवाज कैसे निकलेगी। लोगों को जो है वो बुलाना पड़ेगा, पुलिस बुलाना पड़ेगा, इतनी आवाजें निकलेगी। अब मैं जब काम का बात पूछूं तो आवाज ही नहीं निकलेगा, ये कौन सा बात हो, तब आवाज निकलेगी सर मतलब मर जा। तो ये नहीं। चलिए अब जरा हम आगे बढ़ते हैं, और इसके लिए क्या करेंगे, घर में प्रैक्टिस कीजिए, आराम से बोलिए। अब डिलिस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, और ये डिलिस्टिंग वॉलंटरी है या कंपलसरी है? वॉलंटरी में ही है। एग्जिट अपॉर्चुनिटी, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी, इसका मतलब क्या हुआ? अगर किसी ने पूछा क्या मतलब हुआ इसका, अगर एग्जिट अपॉर्चुनिटी बोल दिया तो कंपनी क्यों ऐसा कर रही है, क्यों एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रही है? नहीं रहेगा तो इससे क्या होगा? हाँ, लिक्विडिटी जो है वो एकदम खत्म होने लगेगी। अगर एनएससी बीएससी क्या हो गया, दोनों से जो है वो अगर जो है वो चला गया डेजिग्नेटेड डायनेमिक से, तो लिक्विडिटी क्या हो जाएगी? ठीक है। और यहां पे कहा गया कि आपकी लिक्विडिटी चूंकि एकदम खत्म हो जाएगी, इसीलिए उनको क्या देना जरूरी है, एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना जो है वो जरूरी है। ये पहले अब हमारा क्लियर है। अब देखिए पहला प्रोसेस, मुझे बताइए ये ज्यादा बड़ा मामला है या नहीं है? पैसे भी देने, जरा सोच करके देखिए। पिछली बार हमने कहा कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को पब्लिक नोटिस दिया, पब्लिक नोटिस देने के बाद हमने जो है वो सिर्फ उनका ऑब्जेक्शन लिया, उसके बेसिस पे हाँ या ना बोला। इस बार और बात सोचनी पड़ेगी कि नहीं, लोगों के पैसे भी तो देने होंगे। ऐसे ही मान लीजिए उनको डिलिस्टिंग परमिशन दे दी, इधर उन्होंने लोगों के पैसे नहीं दिए तो पॉसिबल? याद कीजिए, लिस्टिंग के समय में लोगों के पैसे वापस करने रहते थे, तो जब तक पैसे पूरे नहीं लोगों के जो है वो वापस कर दिया, या अलॉटमेंट जब तक नहीं कर दिया, तब तक लिस्टिंग परमिशन देते थे?
ठीक वैसे ही इस बार तब तक डिलिस्टिंग परमिशन नहीं देंगे जब तक लोगों को क्या ना मिल जाए, पैसे ना मिल जाए। तो ज्यादा बड़ा काम हो गया। प्लस पिछली बार कहा कि आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज हो रहा है, और वो ये था कि आपका लिक्विडिटी कम हो रहा है। लेकिन इस बार तो ऑलमोस्ट क्या हो रहा है। तो इस केस में शेयर होल्डर का कंसर्न लीजिएगा या नहीं, थोड़ा बड़ा कंसर्न अब यहां पे आ गया। और इसमें देखिए कितने बार हम कंसर्न लेंगे वो जरा देखिए। सबसे पहला काम क्या करेंगे, कंपनी में कोई चीज होता है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग तो होती है। अगर कहीं लिखा हुआ है शेयर होल्डर्स रिजोल्यूशन, इसका मतलब क्या डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन नहीं होगा भाई, पहले डायरेक्टर्स रिजोल्यूशन पास हुआ होगा, डेट टाइम प्लेस वेन्यू तय किया गया होगा, कौन जो है वो ऑथराइज होगा, नोटिस आपका जो है वो एजेंडा तैयार होगा, नोटिस भेजने के लिए कौन सा पर्सन ऑथराइज होगा, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में ही की जाती है। तो बोर्ड मीटिंग किया हमने, डेट टाइम प्लेस वेन्यू तैयार किया, सीएस को ऑथराइज किया, क्या भेजने के लिए, नोटिस भेजने के लिए। नॉर्मली सीएस ही जाते हैं, कोई और को भी ऑथराइज किया जा सकता है, लेकिन 99.9999 जब तक बोल सके उस केसेस में कौन होते हैं, यहां सीएस होते हैं। ठीक है, अब कहा गया कि ऑब्टेन शेयर होल्डर्स व्हाट एसआर बाय पोस्टल वैल्यू। देखिए आप लोग कंपनी लॉ पढ़े होंगे, हमने भी थोड़ा सा यहां बात किया था कि जो मुद्दा डे टू डे का होता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं, जो उससे थोड़ा सीवियर हुआ वो डायरेक्टर्स के बाद जो है वो रिजोल्यूशन में जाएगा, और ये रिजोल्यूशन शेयर होल्डर्स का होगा इन द फॉर्म ऑफ ओआर। अगर उससे सीवियर हुआ तो किस फॉर्म में होगा, स्पेशल रिजोल्यूशन। इससे ज्यादा सीवियर रहा तो ओआर पोस्टल वैलिड, उससे भी ज्यादा सीवियर रहा तो स्पेशल रिजोल्यूशन पोस्टल वैलिड, ताकि वो घर से भी क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर सके, आने की जरूरत। तो मामला ज्यादा सीवियर है, सीरियस है, तो क्या बोला, एसआर थ्रू, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का क्या आ सके, पार्टिसिपेशन आ सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों का विचार आ सके कि वो चाहते हैं जो है डिलिस्ट करना, या अरे भाई जिनका मकान, जिनका दुकान, जिनका कंपनी, वही तय करेंगे ना। और कंपनी किनकी है, शेयर होल्डर्स की, तो उनको तय करने दीजिए। ठीक है, अब आपका एसआर पास हो गया। अगर एसआर फेल तो कुछ भी नहीं कर सकते, कहीं अपील भी नहीं हो सकता है, कोई अपील वगैरह नहीं। अपील वगैरह तब जब जो है वो जनता जनार्दन जो है हां बोल दे, कोई अथॉरिटी ना बोल दे तो अपील होता है। जनता ने ही क्या बोला, ना बोल दिया, तो हो गया काम खत्म, फिर अगली बार ट्राई कीजिएगा। अब इसके बाद कहा कि अब आप एप्लीकेशन दीजिए, किनको, अब जरा देखिए किस चीज के लिए, क्यों इन प्रिंसिपल बोल रहे हैं अभी ये डिलिस्टिंग का परमिशन नहीं मिलेगा, पहले लोगों के पैसे वगैरह सब चुकता कर दो, इसीलिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दे रहे ताकि काम शुरू कर दो, क्या करने का, डिलिस्टिंग का। लोगों को जो है वो पैसे दो, उनके शेयर्स लो, और हमें दिखा दो कि आपने इतने शेयर्स ले लिया। आगे दिखाऊंगा कि कम से कम इतना शेयर आना चाहिए, मिनिमम का क्राइटेरिया है इसमें भी, तब जाकर के डिलिस्टिंग हो। देखिए कितनी बड़ी बात हो रही है कि ना एनएससी में रहेंगे ना किस में रहेंगे। जस्ट इमेजिन हम यहां बैठे हैं, आप सारे लोग, मुझे छोड़ दिए मैं तो गरीब आदमी, आप सारे लोगों के पास इंफोसिस का शेयर जो है वो ठूस ठूस करके भरा हुआ है, खूब सारा शेयर है। अब जो है वो हाँ कट्टे में है, डीमैट अकाउंट से निकाल करके किस में रख दिया, कट्टे में रख दिया। तो अब जो है आपके पास ढेर सारा जो है वो शेयर है, किसका, इंफोसिस का। तो इंफोसिस का शेयर आपके पास, और इंफोसिस कह रही है कि मैं जो है एनएससी बीएससी सबसे क्या होऊंगा। अभी तक क्लिक कर करके हर दिन देख रहे थे बढ़ा घटा क्या हुआ, वो मजा आ रहा है, बढ़ रहा है मेरा शेयर का प्राइस। अब ये क्या करें कि अब ये क्या होने वाला है, डिलिस्ट होने वाला है। बताइए बड़ा कंसर्न है या नहीं है। और अगर डिलिस्ट होने वाला है तो प्राइस आपको क्या लगता है एकदम बढ़ना शुरू हो जाएगा, मार्केट गिरना शुरू। इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ सपोर्ट प्राइस चाहिए। इसीलिए जो है वो इन्होंने बोला कि जैसे ये सेंटिमेंट और ये न्यूज आएगा और एसआर वगैरह बुला रहे हैं, सारा सांस्कृतिक कार्यक्रम कर रहे हैं, डिलिस्टिक नहीं हुआ, लेकिन जिस बीच में ये कार्यक्रम चल रहा है उस बीच में प्राइस और कम हो रहे होंगे या बढ़ते चले जा रहे होंगे। तो इसका मतलब यहां से तो जो है वो बेच के आप यहां से भी निकल सकते हैं मार्केट से, लेकिन लॉस होगा। इसीलिए उन्होंने बोला कि आप इनको क्या प्रोवाइड कीजिए, एग्जिट अपॉर्चुनिटी। और एग्जिट अपॉर्चुनिटी में प्राइस कैसे तय होगा वो बात करेंगे। लेकिन फिलहाल कहा किसको, स्टॉक एक्सचेंज को, कि देखना इनको डिलिस्टिंग का परमिशन मत दे देना। तो क्या करना, पहले देख तो लो कि सारा का सारा चीज लोगों के जो है शेयर लेने के बाद उनको पैसे दे रहे हैं या नहीं, और कम से कम इतना शेयर आ गया या नहीं। बताऊंगा कितना शेयर आ जाना चाहिए। हाँ जी,
सपोर्ट का मतलब हुआ कि प्राइस तो लगातार गिरता जा रहा है और प्राइस जो है वो 1000 रुपए से शायद 700-800 होने लगा, तो सेबी कह रही है कि ऐसे में तो इनका जो है वो लॉस ही लॉस हो रहा है, तो आप जो है वो इनको जो है वो एक ऐसा प्राइस दो जिस प्राइस पे इनको नुकसान, और उसको बोलते हैं प्राइसिंग नॉर्म्स। उसी को सपोर्ट का मतलब यही हुआ कि मार्केट में तो 600-700 हो रहा है, लेकिन इतने में कंपनी थोड़ा ना लेगी, कंपनी को कितने में लेना है बताया जाएगा आपको। सेबी ने बोला कि अभी का प्राइस नहीं, अभी से जो है आपको 26 वीक्स बैक चले जाओ, कितना 26 सप्ताह पीछे चले जाओ और उसका एवरेज प्राइस लेकर के आओ। मुझे बताइए ठीक किया या नहीं किया? और भी चीज किया और कहा कि कहीं इस बीच में प्राइस ज्यादा हो रहा है तो बोला कोई बात नहीं, लास्ट 2 वीक्स का ले लो, वो हम लोग पढ़ेंगे जब प्रेफरेंशियल इशू पढ़ेंगे। मतलब इस तरह से प्राइसिंग नॉर्म्स बना दिया कि कुछ भी वो कर ले लोगों को नुकसान होने वाला, अगर प्राइस इस बीच में बढ़ गया तो भी नुकसान नहीं होगा, इससे ज्यादा ही मिलेगा, और अगर कम भी हो गया तो भी नुकसान नहीं होगा। तो यहां पे इनको बोला कि अभी कौन सा परमिशन दो, बस इनको, जैसे वहां इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला तो क्या इशू हो गया? नहीं, इशू का कार्यक्रम शुरू हो गया, लेकिन वहां भी लिस्टिंग परमिशन तब तक नहीं दिया जब तक हम कंफर्म नहीं हो गए। क्या कंफर्म नहीं हो गए? कि पैसे वापस किए या नहीं किए, जिनको मिल गया उनको अलॉटमेंट का लेटर दिया या नहीं दिया। ऐसे ही कह रहे हैं कि अब इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिल गया, कह रहे हैं हाँ मिल गया, अब जो देंगे उसका नाम क्या है? याद रखिए, यहां जो दिया था इसका नाम क्या था? और इतना छोटा सा बात है, और मैंने आपको फिर कहा था और फिर कह रहा हूं कि मैं ये समझ के चल रहा हूं कि आप सीएस जो है वो अपने रोजी रोटी के लिए, करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ इसलिए नहीं कि जो है वो दीवार पे टांग देंगे और अच्छे अच्छे रिश्ते आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, इन्हीं जगहों से क्वेश्चन होंगे। खुश होकर के एग्जाम निकलता जाएगा, एग्जाम निकलने में दिक्कत नहीं होगा। सीएमए में दम ही कितना है इसमें एग्जाम निकालने में। कोई भी बंदा सो के उठेगा एग्जाम निकाल लेगा, बोलेगा सर खुद कर लिए इसीलिए, खुद कर लिया इसीलिए सही बात बता रहा हूं। बहुत आसान एग्जाम ये सब है, लेकिन इस एग्जाम को पढ़ना अच्छे से ताकि करियर अच्छा हो, यहां पे मुश्किल है। जिस एग्जाम का एंट्रेंस मुश्किल होता है उसके बाद वो आसान है। यूपीएससी एंट्रेंस बहुत टफ है, उसके बाद नहीं पढ़ना पड़ता है, उसके बाद आप जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे होते हैं, बैठ करके वही सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे होते, कोई फिजिक्स से करता है कोई किसी से, उसके बाद थोड़ा ना वो सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। वैसे ही आप जो है वो कैट, बाकी जगहों पे, जितने भी जगह आप जाते हैं, बैंक पे किसी भी जगह, सब जगह एंट्रेंस टफ है, यहाँ पे कोई टफ एंट्रेंस नहीं है। तो बस इसमें बस इतना ही है कि इस कोर्स को कितने जो है वो आप नॉलेज के साथ करके निकलते हैं, वहां पे बस अंतर आ जाता है कि आप जो है वो कितना अर्न कीजिएगा। तो इन्हीं सब जगहों पे जिस नोटिस को आप दे रहे, इसका नाम क्या है यहाँ, क्योंकि इससे पहले कोई SROR पास नहीं हुआ, पब्लिक को कुछ भी नहीं था पता, अब यहाँ पे पब्लिक को पता है या नहीं? ये जब SR पास किया है तो हवा में किया होगा, पब्लिक को नोटिस गया होगा, तो पब्लिक को यानी कौन, जो शेयर होल्डर हमारे हैं, शेयर होल्डर्स को पता है। अब ये जो गया है पब्लिक अनाउंसमेंट, इसमें सारे जनता को पता चलेगा, इंक्लूडिंग शेयर होल्डर्स को, वो भी शेयर होल्डर जो उस समय जो किसी भी कारण से पार्टिसिपेट नहीं कर पाए, पॉसिबल, या किसी कारण से उनके घर में आया हुआ था और वो नोटिस खोले ही नहीं, पड़ा हुआ था। अब जाकर के कान में तो नहीं बोलेगा, मम्मा की तरह थोड़ा ना है कि अलार्म बजा, आपने मारा अलार्म, वहां पे गिरा हुआ है तो आकर के मम्मा फिर 2 मुक्का दे करके उठाई कि क्लास नहीं जाना है, लेट हो रहा है। तो ये बेसिकली जो है ये काम जो है कंपनी तो नहीं करेगी, कंपनी बस क्या करेगी, आपके घर पे वो पोस्टल लेटर गया, अगर वो गया या आपके मेल बॉक्स में गया और आप नहीं देखे, पॉसिबल, बोला कोई बात नहीं, कम से कम अब तो जागो, पब्लिक अनाउंसमेंट किया, बस काम सेम ही है। कितने न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश, एक हिंदी और रीजनल लैंग्वेज में, जहां जहां से आप अपने आप को क्या कर रहे हैं, सेम बिल्कुल वैसा ही, बस अंतर इतना ही है कि इसका नाम पब्लिक नोटिस नहीं करके क्या कहलाएगा। और इसमें भी अब लोग क्या करेंगे, जिनको जो गिला शिकवा है वो यहां पे व्यक्त कर सकते हैं, जो बाहर के लोग क्रेडिटर्स वगैरह हैं। अब इनको जो जिनको बात करनी थी सब करे, लेकिन कहा डिस्पैच द लेटर ऑफ ऑफर टू शेयर होल्डर। अगर आप किसी पर्सन को कंपनी का शेयर देना चाहते तो भी उसको आप ऑफर डॉक्यूमेंट देते हैं, क्योंकि ऑफर दे रहे हैं कि आप मेरा शेयर खरीद लीजिए। अगर आप किसी से उसका चीज लेना चाह रहे तो भी तो उसको ऑफर ही तो बोलेंगे। मैं आपको कहता हूं कि मेरा पेन मुझसे खरीद लीजिए, दिस इज ऑफर। मैं आपको कहता हूं आप अपना पेन मुझे बेच दीजिए, ये ऑफर है या नहीं है? तो इस बार कंपनी कह रही कि आपके पास जो शेयर है मुझे क्या कर दीजिए, दे दीजिए। तो इसके लिए उन्होंने क्या डिस्पैच किया, लेटर ऑफ ऑफर।
और ये वर्ड मैं आपको पढ़ाऊंगा। जो ऑफर डॉक्यूमेंट होते हैं उसके नाम है प्रोस्पेक्टस, एवरेज प्रोस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस, इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम, सेल्फ प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, डीम्ड प्रोस्पेक्टस, लेटर ऑफ ऑफर। इतने, यही लेटर ऑफ ऑफर लास्ट में आया ना, वो वाला ऑफर डॉक्यूमेंट यहां यूज किया गया है। बताऊंगा कि लेटर ऑफ ऑफर किस किस जगह यूज करते, उसमें से एक क्या आ गया, एक डिलिस्टिंग वाले सिचुएशन में कर रहे हैं। तो जिस दिन मैं आपको टाइप ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट पढ़ाऊंगा, और ये आपको पढ़ाऊंगा जब मैं आपको पब्लिक इशू यानी सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन पढ़ाऊंगा, उस समय प्राइमरी मार्केट जब पढ़ाऊंगा, और उस समय मैं पूछूंगा कि बताइए ये लेटर ऑफ ऑफर का जिक्र हमने पहले भी किसी जगह किया है, तो ये लेटर ऑफ ऑफर नाम का जो ऑफर डॉक्यूमेंट है ये हम किस में दे रहे हैं, डिलिस्टिंग के समय में जो हम शेयर होल्डर को ऑफर डॉक्यूमेंट दे रहे हैं इसका नाम क्या है। मुझे एक बात बताइए, किसी को इनवाइट करते, बर्थडे में भी इनवाइट करते हैं, शादी में भी करते हैं, गृह प्रवेश में भी करते हैं, किसी की डेथ हो जाए तो भी लोगों के पास भेजते हैं ना निमंत्रण या लोगों को इनविटेशन, तो उन सब का कंटेंट और अलग अलग सिचुएशन में भेजते हैं, लेकिन सब कहीं ना कहीं इनविटेशन ही तो है। उसी इनविटेशन का नाम बदल जाता है, कहीं शोक संदेश बोल देते हैं, कहीं श्रद्धांजलि लिख करके दे देते हैं। ठीक वैसे इसका नाम क्या है, लेटर ऑफ ऑफर। किनको दिया, क्या ऑफर दिया, शेयर खरीदो। आप अपना शेयर अगर वापस करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई जबरदस्ती नहीं है, उनकी मर्जी, बोलते मुझे नहीं करना है तो ना करें। आप बोलिएगा सर अगर नहीं किया तो, नहीं किया तो वो एज इट इज क्या कहलाएंगे, पहले भी शेयर होल्डर्स थे, आज भी क्या कहलाएंगे, आज भी वो शेयर होल्डर ही कहलाएंगे। लेकिन अंतर बस इतना ही होगा कि उनको मार्केट नहीं मिलेगा जहां क्या कर पाएंगे, बेच पाएंगे। उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं, वोटिंग राइट रहेगा या नहीं, सब कुछ एज इट इज रहेगा। बस एक ही चीज की कमी हुई, और वो कमी क्या हुआ, वो कमी हुई लिक्विडिटी की। मार्केट उनके पास नहीं। हाँ, किसी को बेचना चाहे और ग्राहक मिल गया तो बिल्कुल बेच सकते हैं। इन मिल गए, आप मुझसे खरीदेंगे, आप खरीदेंगे, आप खरीदेंगे, ऐसे कर करके क्या करते रहेंगे, पूछते रहेंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे ठेला वाला ठेले पे सामान रख करके जो मोहल्ले में पूछता रहता है, आवाज देता रहता है, लेंगे सब्जी लेंगे, और यही अगर मार्केट रहेगा तो क्या करेगा, वहां पे बस खड़ा रहेगा, खुद ब खुद लोग आएंगे और क्या करते रहेंगे, खरीदते रहेंगे। तो अब देखिए हमने क्या कर दिया, डिस्पैच कर दिया, लेटर ऑफ भेज दिया, किसको भेज दिया, ठीक है। अब यहां पे कह रहे हैं कि जिस समय आप पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे उस समय आपको एक डेट भी बताना पड़ेगा, और उस जो है वो डेट को हम कहते हैं स्पेसिफाइड डेट। क्या कहते हैं, और ये स्पेसिफाइड डेट कहां बताएंगे, ये हम बताएंगे जब हम पब्लिक अनाउंसमेंट कर रहे हैं उसी समय बता देंगे। कौन सा डेट, क्या मतलब इस स्पेसिफाइड डेट का, एक ही मतलब है, कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल हैं या नहीं। आज इसके पास कल उसके पास, अलग अलग लोगों के पास क्या होगा, ट्रांसफर होगा। आपको वो एक डेट बताएंगे कि जिनके पास इस दिन शेयर हैं उनको जो है वो डिलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करने का क्या मिलेगा, मौका मिलेगा। आप कहिएगा कि सर इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि अगर आपको लगता है कि आने वाले दिनों में प्राइस और कम हो जाएगा तो बेहतर है कि हम किस में पार्टिसिपेट कर लें, डिलिस्टिंग प्रोसेस में। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी ही निकल लें क्योंकि डिलिस्टिंग का प्राइसिंग नॉर्म्स कहीं और कम ना हो जाए, जो भी आपके दिमाग में लगे, तो आप चाहे तो क्या हो सकते हैं, निकल सकते हैं। मतलब यह है कि सब कुछ किसके सहूलियत के अकॉर्डिंग कर दिया, शेयर होल्डर्स के अकॉर्डिंग, और उनको बोला कि आपके लिए ये डेट है, और डेट आपको पहले बता दिया, और कह रहे हैं कि ये डेट जो होगा वो कह रहे हैं मैक्सिमम कितने दिन का, यानी कि अगर आज मैंने पब्लिक अनाउंसमेंट किया है आज के दिन, तो मैं ज्यादा से ज्यादा अगले महीने के 26 तारीख को क्या कह सकता हूं कि इसी बीच का कोई भी डेट होगा। अगर आज 26 तारीख है तो अगले महीने का कितने तारीख तक, 26 तारीख तक। लेकिन अगर मैंने जो है वो 5 जुलाई बोल दिया तो क्या कॉन्ट्रावेंशन है, नहीं। जो भी डेट होगा, आज अगर पब्लिक अनाउंसमेंट किया तो उसके कितने दिन के भीतर, क्लियर है कि इसी डेट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब जो है इसके 2 दिनों के भीतर आप क्या कर दीजिए, डिस्पैच कर दीजिए, और डिस्पैच करने के जो है वो यहां पे देखिए मिनिमम है या मैक्सिमम है, याद कीजिए लिस्टिंग के समय में कम से कम कितने दिन पढ़ने का देते थे, 4 दिन, इस बार कितना दिया, और तसल्ली से सोच लीजिए 5 दिन का समय दिया, और यहां पे ऑफर हमारा जो ओपन रहेगा वो कितने दिन, वहां पे मिनिमम 3 था और मैक्सिमम
यहां पे बोला कम, सीधा सीधा कितना दिन रखना पड़ेगा, 5 दिन आपको ओपन। इस 5 दिन में क्या करेंगे, जिन जिन लोगों को मन होगा वो आकर के अपने शेयर क्या करेंगे, बिल्कुल उसी तरह से जैसे जो है सब्सक्राइब करते वक्त अंतर बस इतना ही था कि फॉर्म भरते थे और उस फॉर्म के साथ जो है आप पैसे लगाते थे। इस बार क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आप अप्लाई करेंगे कि आपको क्या करना है, डीलिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना है, कोई पैसे देने की जरूरत नहीं है। पैसे देने की जरूरत क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इस बार जो है वो शेयर्स खरीदना है या बेचना है, शेयर्स खरीदना है या बेचना है। हम तो वापस कर रहे हैं ना, हमें क्या मिलेंगे, पैसे मिलेंगे, तो हम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म पे क्या भरेंगे, सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना शेयर का डिटेल भरेंगे कि हमें इतने शेयर क्या करने हैं, आपको वापस करने। दे दिया सारा कुछ, क्लोज हो गया ऑफर। अच्छा, इशू नहीं बोल करके ऑफर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऑफर में खरीदना भी आता है और बेचना भी आता है। लेकिन अगर कोई इशू बोले तो इसका मतलब है कि वो पब्लिक के बीच में क्या कर रही है, ऑफर करे कि आप आइए और खरीदिए। लेकिन अगर ऑफर बोले तो उसमें दोनों आ जाता है, इसलिए बार बार यहां पे वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, क्लोजिंग ऑफ ऑफर इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग ऑफ इशू। चलिए ऑफर क्लोज, ठीक है। कह रहे हैं कि यहां पे वेरिफिकेशन ऑफ शेयर एंड पेमेंट फॉर द सेम का, वेरिफिकेशन किस बात का, अच्छा शेयर्स का वेरिफिकेशन नहीं करेंगे, असली है नकली है उसके नाम से है या नहीं है, तो वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद क्या कर देंगे, पेमेंट कर देंगे। अब जब पेमेंट हो जाएगा तब जो है वो एप्लीकेशन देंगे कंसर्न्ड स्टॉक एक्सचेंज को, किस चीज के लिए, क्योंकि अभी हमें सिर्फ क्या मिला था, इन प्रिंसिपल अप्रूवल मिला था, अभी डिलिस्टिंग मिला कहां है, हम डिलिस्ट हुए कहां हैं, क्लियर है। अब इधर टाइम वगैरह देखिए, स्पेसिफाइड डेट के लिए मैक्सिमम टाइम कितना। अब देखिए ये याद करने वाला चीज है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, बस प्रोसेस बताने में मदद कर सकता हूं। पूरा प्रोसेस तो मैं आपको अभी याद करवा दूंगा, कुछ याद हो गया कुछ देखिएगा, अभी हम लोग लगाएंगे जयकारा, पूरा याद कर लेंगे यहीं पे। उसके बाद आप घर जाके रिवीजन नहीं करें उसमें तो आपकी महानता है, लेकिन ये डेट आपको थोड़ा बीच बीच में देखना पड़ता है, एग्जाम के रात में यही सब काम करना रहता है। कि इसमें हमने बोला कि जो भी आपका जो है वो स्पेसिफाइड डेट है वो पब्लिक अनाउंसमेंट के कितने दिन के भीतर होगा, 30 डेज का। ओपन जो आपका रहेगा वो कितने दिन ओपन रहेगा, ये ऑफर ठीक है। लोगों को जो हम ऑफर देंगे और जो ओपन होगा उसके बीच का मिनिमम कितने दिन का गैप होगा, वो भी 5 डेज आपका है। ये जो आपका जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट से लोगों तक जो डिस्पैच करेंगे वो मैक्सिमम कितना दिन है, 2 दिन है। जहां से हमारा पब्लिक अनाउंस, हर जगह पब्लिक अनाउंसमेंट से 3 डेट है, पब्लिक अनाउंसमेंट से जो लोगों को डिस्पैच ओपन होने के बीच में कितना समय है, तो देखिए 3 समय पब्लिक अनाउंसमेंट से। पहला, पब्लिक अनाउंसमेंट के से 30 दिन क्या है, स्पेसिफाइड डेट का। पब्लिक अनाउंसमेंट से मैक्सिमम 2 दिन किस चीज का, लेटर ऑफ ऑफर क्या करने का, डिस्पैच करने का, किसको, शेयर होल्डर्स को। उसके बाद ये जो ओपन होगा आपका ऑफर वो आपके पब्लिक अनाउंसमेंट के मैक्सिमम कितने दिन के भीतर, 7 डेज के भीतर। हो गया ये चीज, ठीक है। अब यहां पे आपका जो है वो जो टाइम है वो देखिए, जब से आपने एसआर पास किया था वो डेट याद है, उस एसआर के 1 साल के भीतर आपको जो है वो डिलिस्टिंग के लिए एप्लीकेशन दे देना है। अब आप कहेंगे सर इस टाइम का हम क्या करेंगे, इस टाइम का जो है हम यही करेंगे कि जिस जिस जगह यहां मिनिमम लिखा हुआ है वहां पे तो हम कोई भी टाइम ले सकते हैं, हाँ या ना, कहा वो कोई भी टाइम लीजिए, लेकिन याद रखिए आपका एसआर जिस दिन पास हुआ था उसके 1 साल के भीतर ये सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम, मैं डिलिस्टिंग परमिशन की बात नहीं कर रहा हूं, आप अपना एप्लीकेशन फाइल कर दीजिए, किसके लिए, और डिलिस्टिंग के लिए तब कर पाइएगा जब आपने लोगों के पैसे वगैरह दे दिए या नहीं, तो सारे पैसे वगैरह सब दे करके उसके बाद आप आइए किस चीज के लिए, डिलिस्टिंग के लिए। अब इसमें प्राइसिंग नॉर्म्स क्या रहेगा वो आपको बताऊंगा जब मैं आपको प्रेफरेंशियल इशू पढ़ाऊंगा। वैसे आपने प्रेफरेंशियल इशू कंपनी लॉ में भी पढ़ा होगा, वहां पे भी आपने प्राइसिंग नॉर्म्स पढ़ा होगा कि प्रेफरेंशियल इशू जब हम करते हैं तो किस प्राइस पे हम प्रमोटर को क्या करेंगे, देंगे। बड़ा अच्छा उसका कैलकुलेशन है, मैं बताऊंगा या बताया जाएगा जो भी चीज हुआ होगा, या हो सकता है वहां थोड़ा कम हो इसीलिए नहीं बताया गया होगा, तो यहां पे मैं डिटेल में बताऊंगा किस चीज को, कि प्रेफरेंशियल इशू में जो है वो प्राइसिंग नॉर्म्स क्या रहेगा। नहीं तो सोचिए ना जरा, प्रमोटर को सस्ते दाम में अगर शेयर दे दिया तो
नहीं दे सकते, प्रेफरेंशियल इशू पढ़े हैं ना। तो प्रेफरेंशियल इशू में खास तरह के लोगों के बीच में शेयर इशू करते हैं। तो सोचिए जरा, इंफोसिस जैसी कंपनी का शेयर कोई लेना चाहेगा या नहीं प्रमोटर? आज जो है मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी अपने कंपनी का शेयर लेना चाहेंगे कि नहीं? तो 10-10 रुपए में ये ले ले, उनके पास तो बहुत पैसे हैं। जो कंपनी का शेयर 3-3 हजार चल रहा है वो 10-10 रुपए में ले ले, तो क्यों नहीं ले सकते हैं? रूल तो बताइए क्यों नहीं? इसीलिए क्योंकि सेबी ने डंडा मारा है और बोला है कि कम से कम इतने पैसे में लोगे, इससे कम पैसे में। और बताऊंगा वो आपको जब हम लोग पहुंचेंगे, और वो नॉर्म्स बहुत सारे जगहों पे हैं। तो चलिए, फिलहाल हम लोग ने जो है इस बार कौन सा प्रोसेस देखा? ठीक है, अब क्या मैं मानूं कि ये याद है? चलिए देखते हैं किसका मेमोरी कितना है। एक बार में देखते हैं कि किसको 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 लगता है कि पूरा प्रोसेस बता देंगे डेट के साथ। ये तब होगा जब पूरा आगे बढ़ करके एकदम दम करके बैठे रहेंगे, दिमाग में और कुछ नहीं रहेगा तब। पहला स्टेप से बढ़ना है। बताइए निकिता, स्टेप 1 से एकदम फटाफट तेजी तेजी बोलिए। हम्म, हम्म, हम्म। इसके आगे का बताइए सचिन बाबू। लास्ट स्टेप इन्होंने बोला इन प्रिंसिपल अप्रूवल ले लिया, अब? हम्म, हम्म। अच्छा, चलिए, सबसे पहला चीज, बोर्ड मीटिंग करेंगे या नहीं करेंगे? कर लिया। बोर्ड मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किस बात का? जिन जिन स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करना चाहते हैं उन सारे स्टॉक एक्सचेंज से डिलिस्ट करने का रिजोल्यूशन पास। डेट टाइम प्लेस तय कीजिए। किस चीज के लिए? एसआर के लिए। और उसके बाद सीएस को अपॉइंट कीजिए जो ड्राफ्ट कर सके। ये मामूली बात है, ये याद रहे नहीं रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सीक्वेंस में ये सब जगह है। ठीक है, अब हमारा जो है वो बोर्ड रिजोल्यूशन पास हो गया, तो हमने जो है वो एसआर पास कराना है। एसआर के लिए बुलाए लोगों को, पोस्टल बैलेट से पास कर दिया। जब हमारा एसआर पास हो गया तब इन प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए अप्लाई करेंगे कहां पे? ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसी चीज का पब्लिक अनाउंसमेंट कर देंगे। पब्लिक अनाउंसमेंट जो हम करेंगे कितने न्यूज़पेपर में? 3 न्यूज़पेपर में, इंग्लिश हिंदी, नेशन वाइड सर्कुलेशन वाला। और हर वो स्टॉक एक्सचेंज जहां से हम डिलिस्ट करना चाहते हैं उसके रीजनल और वर्नाकुलर या लोकल लैंग्वेज क्षेत्रीय न्यूज़पेपर में कर दिया। अब जब हम यहाँ पब्लिक अनाउंसमेंट करेंगे तो उससे रिलेटेड जो जो बातें हैं वो ध्यान से सुनिए। उसमें एक स्पेसिफाइड डेट बताते हैं, जिनका नाम उसमें है उन्हीं को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा। दिस इज कॉल्ड स्पेसिफाइड डेट। और ये डेट कभी भी जो है वो पब्लिक अनाउंसमेंट के जो है वो 30 दिन से ज्यादा आगे का। ठीक है, दूसरी बात इसमें कहा कि यहां से ही एक डेट होगा, और वो डेट है कि पब्लिक अनाउंसमेंट के 2 दिनों के भीतर आप लेटर ऑफ ऑफर जो है वो डिस्पैच कर देंगे। किसको? और साथ ही साथ कहा कि पब्लिक अनाउंसमेंट के मैक्सिमम कितने दिनों के भीतर? 7 दिनों के भीतर आप इसको क्या कर देंगे? ओपन कर देंगे। दूसरी तरफ हमने कहा कि जो डिस्पैच करेंगे और जो ओपन होगा उसके बीच में मिनिमम कितने दिन का समय होगा, और सारे टाइम को मैच करके चलना है। तीसरी बात, हमने जो एसआर पास किया था वहां से 1 साल का समय है हमें क्या करने में? पेमेंट वगैरह सब कुछ करने में। तो चलिए, वो पब्लिक अनाउंसमेंट से नहीं है तो उसको अभी इग्नोर करते हैं। अब आपका ये ओपन जो रहेगा कितने दिन तक ये ऑफर? 5 डेज तक। लोगों ने ऑफर में पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया उनके जो है वो शेयर्स वगैरह को क्या कीजिए? वेरीफाई कीजिए, और वेरीफाई करने के बाद उनका पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट जब हो जाए तब आप एप्लीकेशन दीजिए। किस चीज के लिए?
डिलिस्टिंग के लिए दीजिए। ये स्टॉक एक्सचेंज में क्या करना है, डिलिस्ट करना है। क्लियर है सारा चीज? इसमें एक ही चीज आपका बचा है और वो चीज क्या है, प्राइसिंग। वो जो मैंने बोला वो कब पढ़ाऊंगा, किस समय, प्रेफरेंशियल इशू के समय। और उस समय फिर आपसे पूछूंगा भी कि कहां मैंने बोला था कि इस प्राइसिंग नॉर्म्स का जिक्र करेंगे। हाँ जी, वही नहीं, वही तो बताया, वो प्राइसिंग नॉर्म सेबी ने बताया हुआ है। और उसके लिए उन्होंने बोला है कि 3 प्राइस बताया और बोला इसमें से जो सबसे ज्यादा प्राइस रहेगा उतना तो कम से कम देना ही पड़ेगा। और वो मैं आपको बताऊंगा किस समय, जब क्या पढ़ाऊंगा, प्रेफरेंशियल इशू जब पढ़ाऊंगा। तो दोनों जगह एक ही चीज है। अब देखिए यहां पे हमने एक तो पहले एसआर पास कराया, लेकिन देखिए उससे भी ज्यादा प्रिकॉशन क्या ले रहे हैं। हमने कहा कि ये बहुत बड़ा मामला है, तो कहा कि जब सारे कार्यक्रम खत्म हो जाए तो प्रमोटर के पास कम से कम कितना आ जाना चाहिए, 90% हो जाना चाहिए। इतना इस बार आपका जो है वो लोग क्या करें, सब्सक्राइब करें आपके इस ऑफर को। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कंपनी के टोटल 1000 शेयर मान लिया, प्रमोटर के पास है जो है आपके टोटल कितने शेयर हैं, 20। पॉसिबल? मार्केट में कितने शेयर हो गए, सॉरी 200, मार्केट में कितने हो गए, ये हो गया पब्लिक के पास, और ये किसके पास है, प्रमोटर के पास। यहां पे कह रहे हैं कि जब आपका डिलिस्टिंग खत्म हो जाए तो प्रमोटर के पास कितने होने चाहिए, 90%। तो 1000 का 90% का मतलब कितना, 900। बताइए अभी कितना है और लोगों के बीच कितना है, इस 800 में से कम कितने आने चाहिए आपके पास, 700 आने चाहिए। याद रखिएगा ये हर केस में एक नंबर नहीं आता है। ये जरूर फिक्स है कि प्रमोटर का टोटल हो जाना चाहिए 90%, लेकिन हर बार ये एक नहीं आएगा। यही कंपनी है 1000 शेयर इशू की हुई, हो सकता है कि प्रमोटर के पास पहले से 300 हो, तो मार्केट में कितना बचा, पॉसिबल। कहा गया कि अब कितना, तो कहा कि इस 700 में से कितना चाहिए, 600। और इस पे प्रैक्टिकल पहले भी हम लोगों ने दिया है एग्जाम में, मतलब कि ये पहले भी था आपके कोर्स में। तो इससे जो है वो ऑलरेडी क्वेश्चन आया हुआ भी है और मुझे उसका आंसर भी याद है, 650 उसका आंसर था और वो क्वेश्चन जो है वो आ भी गया था। मतलब बस ये है कि ये इस तरह का क्वेश्चन दे सकते। देखिए बड़ा छोटा सा बात लिखा हुआ है, लोग पढ़ते हैं और हवा हवा में निकाल भी देते कि हाँ ठीक है सुन लिया, लेकिन इसका बस ध्यान रखना है कि इससे हमें प्रैक्टिकल पूछ सकता है। और प्रैक्टिकल के लिए मैंने हमेशा बोला है कॉपी के पीछे में लिखते जा रहे हैं, जहां जहां मैं बोल रहा हूं एक छोटा सा चीज भी कि यहां क्वेश्चन हो सकता है, आपका काम क्या है, सिखा तो दिया था शुरू में ही कि बैक पेज में जाकर के उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे कि इस पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, इस कॉन्सेप्ट पे, ताकि जो है एग्जाम के रात में हम उसका क्या कर सकें, रिवीजन। और किसी और जगह नहीं, उसी कॉपी के बैक पेज पे। क्लियर है ये चीज? अब देखिए एक और बात, पहले तो जो है वो इतने अच्छे से नोटिस वगैरह दिया, एसआर पास कराया, उसके बाद भी ये मौका है या नहीं, अंत में भी एसआर में भी आपने पार्टिसिपेट कर दिया, फिर भी एंड मोमेंट पे जो है वो मूड बदल गया, बदल लीजिए। अगर 90% नहीं होगा टोटल होकर के तो वो आपका डिलिस्टिंग होगा, नहीं होगा। अब यहां पे एक शानदार एस्पेक्ट आता है और वो शानदार एस्पेक्ट आपका क्या है कि यहां हमने जो देखा है वो क्या देखा है, वॉलंटरी। लेकिन वॉलंटरी का मतलब तो हुआ कि हम अपनी मर्जी से क्या करना चाहते हैं, डिलिस्ट करना चाहते हैं। लेकिन एक ऐसा भी सिचुएशन है जिसमें हम अपनी मर्जी से डिलिस्ट नहीं करना चाह रहे हैं, कंपलसरी। हमने कुछ ऐसे कार्यक्रम किए, कुछ ऐसे गुल खिलाएं जिसके लिए जो है हमें पूरे राजकीय सम्मान के साथ स्टॉक एक्सचेंज से जो है वो निकाला जा रहा है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, और ये कंपलसरी के लिए दिया हुआ है कि वैसा ऑफेंस होगा तभी आपको हम क्या करेंगे, डिलिस्ट। देखिएगा आगे बताऊंगा कि किस किस सिचुएशन में क्या होगा, आपका डिलिस्ट कर दिया जाएगा। तो ये जो कंपलसरी, इसको मैंने 2 पार्ट में बांटा है। एक है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और दूसरा क्या है, ड्यू टू थिन ट्रेडिंग। थिन ट्रेडिंग को भी रहने दीजिए, अभी किसमें आ जाते हैं, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ को मैंने 2 पार्ट में बांटा, कौन कौन सा, बाय स्टॉक एक्सचेंज और बाय एनी अनदर। इसका मतलब बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ का मतलब लॉ को कॉन्ट्रावेन किया, तो मैंने बोला एक वो कॉन्ट्रावेंशन है जो किससे रिलेटेड है, स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में आप लिस्टेड है, वहां पे अनफेयर प्रैक्टिस किया होगा, गड़बड़ किया होगा, इनसाइडर ट्रेडिंग किया होगा इन केसेस में। और एक जो है वो क्या है, बाय एनी अनदर, किसी और एक्ट के तहत कोई आपके ऊपर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड वगैरह लगा। अभी जो मैंने आपको बताया था IIFL को
2 साल के लिए बाढ़ किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। तो कहने का मतलब यह है कि किसी और एक्ट में भी अगर आप मिलते हैं पाए जाते, जैसे किसी का आपने जो है वो पैसा लिया, और ये चिट फंड वगैरह के केस में बहुत ज्यादा होता है, आपने पैसे लिए, डिपॉजिट लिया लोगों का, सेक्शन 73 से 76 तक की भी प्रोविजन है, आपने इस तरह से उसमें फ्रॉड किया कि कहते कि अरे ये कल को तो शेयर होल्डर्स के साथ भी गड़बड़ कर देंगे, तो इनको क्या करो, डिलिस्ट करो। अब ये डिलिस्टिंग जो है वो आपका स्टॉक एक्सचेंज के जरिए नहीं हुआ है, बल्कि क्या हुआ है, ये क्रिमिनल प्रोसीजर कोड आपके ऊपर लगा है, क्रिमिनल एक्टिविटी आप कर रहे हैं। और ऐसे कंपनी अगर लिस्टेड रहेगी तो ज्यादा लोगों को क्या करेगी, मिसलीड करेगी, तो इनको क्या करो, डिलिस्ट करो। कहा ऐसा, और आप कहिएगा सर डिलिस्ट हो जाएगा तो लोगों का क्या होगा, लोगों को पैसे दे रहे हैं या नहीं, मार्केट से ज्यादा ही पैसे दे करके उनको विदा करेंगे और बोलेंगे कि इनके साथ मत रहो। ये वैसा ही बात हो गया कि पता चला कि कोई दोस्त है और वो जो है वो मस्त जो है वो चिमनी फैक्ट्री, गंगाजल का सेवन, राउंड एंड राउंड, और पता चला तो बोलेंगे कि देख बेटा तुझे एक बाइक ला देते हैं, लेकिन इसके साथ मत घूम, बाइक के कारण पीछे अगर बैठ रहा है तो, वरना क्या होगा, बिगड़ जाएगा। तो वैसे ही जो है वो सेबी कह रही कि मत रहो इस कंपनी में, क्योंकि किसी भी दिन ये कंपनी क्या हो जाएगी, डूब जाएगी, क्योंकि अभी अभी इन्होंने जो है अपने जो है वो डिपॉजिट होल्डर को क्या किया है, डुबा दिया है, फ्रॉड कर दिया। बिल्कुल इनका इंटेंशन क्या है, फ्रॉड करने का है। ऐसे केस में जो है वो कोई भी इस तरह का जो है वो पनिशमेंट सुना सकते हैं, और वो सिर्फ पनिशमेंट कब मिलेगा, जब ऐसा आपने ऑफेंस किया जिसके लिए पनिशमेंट क्या दिया हुआ है लॉ में। ये स्टॉक एक्सचेंज को भी आप क्या करते हैं, कॉन्ट्रावेन करते हैं स्टॉक एक्सचेंज के प्रोविजन को तो भी, या कोई और सिविल प्रोसीजर को या और कोई सिविल जो है वो एक्ट को भी क्या करते हैं, कॉन्ट्रावेन करते हैं तो भी। तो जो बाकी है उसको मैंने रख दिया एनी अदर किसमें, और एनी अदर स्टैट्यूट, स्टैट्यूट का मतलब क्या हो गया, लॉ, एक्ट, और यहां पे क्या हो गया, बाय स्टॉक एक्सचेंज। तो एक कुनबा हो गया कि स्टॉक एक्सचेंज सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पे, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में ही आप क्या हैं, लिस्टेड हैं। बाकी तो कोई क्रिमिनल केस वगैरह कुछ और है तो एनी अदर स्टैट्यूट, अभी इसको बिल्कुल इग्नोर कीजिएगा। तो बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ में बाय स्टॉक एक्सचेंज कब होगा, एनी कॉन्ट्रावेंशन मेड बाय कंपनी इन व्हाट, अब आपको बहुत डिटेल में पढ़ाऊंगा, सेबी एलओडीआर रेगुलेशन, गलती से मैं ही पढ़ाऊंगा, इसी स्टॉक एक्सचेंज वाले यूनिट में पढ़ाऊंगा, जिसमें बताऊंगा कि कितने दिन के भीतर आप बायबैक करना चाह रहे हैं। आपका कोई मीटिंग हो रहा है तो कब 2 दिन पहले, कब 5 दिन पहले, और कब 7 दिन पहले। ये जब आप जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ये सब आप कंपनी लॉ में पढ़े होंगे, बस उसी को मैं और एक्सटेंड करूंगा कि रिलेटेड मटेरियल, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, ऑमनीबस जो है अप्रूवल, ये सब आपका दोनों जगह कॉमन हो जाता है। वहां पे ऑडिट कमेटी, यहाँ पे भी क्या रहेगा, ऑडिट कमेटी। तो यहां हम लोग देखेंगे बेसिकली कि स्टॉक एक्सचेंज में जब आपने लिस्ट किया था तो आपके और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एग्रीमेंट हुआ था, और वो एग्रीमेंट हुआ था कि आप इन चीज को क्या करेंगे, फुलफिल करेंगे। और उस फुलफिल करने का मतलब है कि इस चीज के बारे में मुझे जो है वो इतने दिन पहले बताएंगे, इस चीज के बारे में इतने दिन पहले, इस चीज के बारे में इतने दिन पहले, जिसमें दिया हुआ है एनुअल कंप्लायंसेस जो साल में आपको करना है स्टॉक एक्सचेंज के साथ, हाफ ईयरली कंप्लायंसेस जो हर 6 महीने पे करना है, क्वार्टरली कंप्लायंसेस जो आपको जो है वो 3 महीने पे कर रहा है, वन टाइम कंप्लायंसेस जो पूरे जिंदगी में कंपनी को एक ही बार करना है। सारे के सारे चीज मैंने इसलिए बोला कि वहां जो आपने पढ़ा है उसको और थोड़ा मैं एक्सटेंड करके ले जाऊंगा, क्योंकि ये दोनों में क्या है, कॉमन टॉपिक है जो वहां पढ़े और यहां पढ़े। दूसरा, एनी मार्केट एब्यूज या फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, यानी कि मैनिपुलेशन किया, कुछ ऐसा किया जिससे प्राइस को आप इंक्रीज करा रहे हैं। और इसी में आता है आपका सर्कुलर ट्रेडिंग, और यहां पे ही एक हमारे साथ जो है वो और फ्रॉड हुआ था जिसका नाम था केतन पारेख स्कैम। और उसी दिन के बाद से आज अगर आप कोई शेयर बेचना चाहते हैं तो आपको नहीं पता है कि आपका शेयर किसके पास जा रहा है। ये सेटलमेंट के समय मैं आपको बताऊंगा। हमने अगर शेयर बेचने का ऑर्डर, टर्मिनल मैंने आपको बहुत बार दिखलाया है, अगर मैंने ऑर्डर लगाया तो मुझे नहीं पता मेरा शेयर किसके पास जा रहा है, जो खरीद रहा है उसको भी नहीं पता है कि उसके पास किसका शेयर आ रहा है, किसी को भी नहीं पता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एक जो है वो फ्रॉड हुआ था जिसका नाम था सर्कुलर ट्रेडिंग। और ये सर्कुलर ट्रेडिंग का फ्रॉड क्या था बेसिकली, अगर मान लीजिए कि मैं जो है वो किसी दुकान पे गया और दुकान पे जाकर के मैंने सामान खरीदा, मान लीजिए टमाटर ही, मैं गया और मैंने जो है वो टमाटर खरीदा। टमाटर वाला जो है बोला कैसे, मैंने पूछा कैसे टमाटर, बोला 40 रुपए केजी। मैंने बोला कि नहीं 40 नहीं 30 रुपए दोगे, तो वो मेरे रंग रूप को देख करके समझ गया कि 30 से ज्यादा वैसे भी ये नहीं देगा तो दे ही दो, वरना और कम ना करवा ले। तो बोला ठीक है ले लो। तो बोला कि कितना तौल दूं, मैंने बोला तौल दे पाव भर। तो उसने जो है वो बोला फिर दियो 7.5 रुपए मुझे।
जो भी रहे, इसका मतलब है कि मैंने जो है वो प्राइस कितने पे कर दिया, उसी समय जो है वो मान लीजिए मुस्कान भी आते हैं, अब इनको कितने में मिलेगा टमाटर, मैंने प्राइस कितने पे कर दिया, मैं जिस प्राइस पे ले रहा हूं उसी समय ये पहुंचे हैं, तो अब प्राइस उसका हो गया 30। अब जो है वो मैं और मुस्कान लेकर के जो है वो क्या हो गए, चले गए। फिर वहां पे जो है वो खुशी आई, खुशी खुशी बढ़िया वाला बैग वगैरह टांग करके कि कैसे है टमाटर। तो जैसे ही जो है इन्होंने देखा, हो सकता है वो चश्मा उस्मा धूप वाला लगाए होंगे तो और हाई फाई लग रहे होंगे, तो जैसे ही जो है वो इनको देखा तो उन्होंने बोला कि 50 रुपए केजी है। इन्होंने बोला इतना महंगा, ठीक है तो आपको दे देते 45, लेकिन बोलिएगा नहीं किसी को। इन्होंने बोला ठीक है। अब रेट क्या हो गया, ठीक उसी समय जो है वो दुकान पे जो है वो पहुंचे भूमिका भी। अब बताइए किस रेट में मिलेगा, 45 में, फ्री में देगा, मुक्का ना मारेगा। अब जो है वो कितने में मिला, 45। अब देखिए इसका मतलब जिस प्राइस पे आप ले लेते हैं वही प्राइस हो जाता है ना उस चीज का। ठीक वैसे ही अब होता क्या था सर्कुलर ट्रेडिंग में, अगर मैंने कोई शेयर खरीदा है 100 रुपए में, 100 रुपए में मैंने खरीदा है, तो मैं जो है वो बोल रहा हूं स्नेहा को कि आप ये जो है वो खरीदिए 120 रुपए में। कितने में, अब ये बोलेंगे सर मैं क्यों खरीदूं 120 रुपए में, एकदम ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने कहा कि पैसे मैं ही दे रहा हूं, पैसे, बोलेंगे सर 120 क्या 130 में खरीद लेती हूं। अब देखिए जैसे ही इन्होंने 120 में खरीदा, मार्केट में ये पूछने लोग ने इनसे पूछा कितने में, तो 120 में। बताइए 100 का चीज मैंने कितने पे पहुंचा दिया। और ऐसा जमीन वगैरह में बहुत होता है, जमीन वगैरह के केस में हल्ला करने के लिए, ये क्या हुआ, हाँ हो गई उसके नाम से रजिस्ट्री, कैसे हुआ, तो लाख रुपए जो है वो गज के हिसाब से, और था 70, लाख पे एक का बोल दिया। अरे फिर दिखला दिया 3 महीने बाद कि इस तरह से उस जगह का रेट लोग बढ़ा देते हैं। जब मार्केट अपने आप नहीं बढ़ रहा होता है तो बड़े, लेकिन इसके लिए ज्यादा पैसा चाहिए, सब आपस में मिले लोग ऐसा कर लेते। तो मैंने इनको बोला कितने में लेने, 100। अब फिर जो है उन्होंने 120 में लिया, तो मेरे ही पैसे थे लेकिन मेरे पास पहुंच गए। मैंने जो है अब जो है वो बोला साइन बाग को कि भाई आप जो है वो इसको जो है वो ले लीजिए 130 रुपए में। उन्होंने बोला मैं क्यों लूं, तो मैंने बोला पैसे मैं दे रहा हूं। अब बताइए उन्होंने ले लिया 130 में, प्राइस कितना हो गया, ये 130 में ले रहे, इसीलिए मार्केट में पूरा प्राइस क्या फैल गया कि इसका प्राइस कितना हो गया इस शेयर का। ऐसे करते करते मैंने 150 का प्राइस पकड़ा दिया, और अब मेरे पास जो शेयर था, अब जब 150 हो गया तो अनरिलेटेड आदमी को अब मैं बेच रहा हूं, क्योंकि उससे ना रियल पैसा मिलेगा। अभी तो ये वही पैसे, मेरे ही पैसे हैं जो मुझे क्या हो रहे हैं। अब देखिए कुछ शेयर मेरा 100 का, फिर इन्होंने 120 का, अल्टीमेटली मेरे सारे पैसे तो मेरे पास आ गए, लेकिन मेरे पास जो शेयर है उसकी कीमत कितनी है, 100, जिसको मैंने कहां पहुंचवा दिया। अब जब मैं अनरिलेटेड पार्टी को इसको बेचूंगा तो मुझे 50 का फायदा हो रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर ट्रेडिंग, सर्कल में घुमा रहा हूं अपने ही चीजों को और मुझे फायदा हो गया। कहा ना हमारे यहां एक से एक बिस्खोपड़े आदमी हैं, एक लॉ बनाते हैं तो दूसरा आकर के उसको तोड़ देता है। हर्षद मेहता से बचा तो आनंद राठी आ गए, उनसे बचा तो सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए केतन पारेख खा गए। कुछ ना कुछ जो क्या कर रहे होते हैं, धमाल मचा रहे होते हैं। तो कहा ठीक है तू डाल डाल तो मैं पात पात। अब अगर आप कोई ऑर्डर प्लेस करिएगा तो आपको पता ही नहीं है कि अंधा लूल्हा काना कुबड़ा बेंगलोर वाले आदमी के पास गया या दिल्ली वाले के, हो सकता है हम और आप अगल बगल में बैठे, आपको नहीं पता वही शेयर मेरे पास आया है, लेकिन एक दूसरे को पता नहीं चलेगा। दिस इज कॉल्ड कि ये जो है वो पहले क्या होता था सर्कुलर ट्रेडिंग, अब सर्कुलर ट्रेडिंग नहीं होता है। तो यहां पे इन्होंने कहा कि अगर आपने ऐसा कोई एक्टिविटी किया, जो मैंने आपको मार्केट अब्यूज का एग्जांपल दिया, इनमें से कोई तरह का चीज अगर किया, लास्ट में क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही तरह का अब्यूज नहीं, बहुत तरह के जो है वो गड़बड़ी हो सकते हैं। उस केस में स्टॉक एक्सचेंज जो है निकाल देगी। और एक है फी हैज नॉट बीन, कौन सा फी है, हाँ लिस्टिंग फी हर साल देना है, आपने नहीं दिया तो निकालेंगे या नहीं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर क्यों हम इतना वॉलंटरी डिलिस्टिंग में परेशान हो रहे, एसआर करो तो दिस करो तो न्यूज़पेपर में नोटिस दो, आराम से इस साल का क्या नहीं देंगे, खुद क्या कर देगा ना, निकाल दिया आपको। लिस्टिंग फी नहीं दिया तो आपको क्या कर दिया, निकाल, कुछ पेनल्टी होगा दे दीजिए, लिस्टिंग फी का ही तो रहेगा, उससे तो ज्यादा आप तामझाम कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ तो दम निकल जाएगा आपका। सबके आगे पीछे हाथ जोड़ते रहिए, एसआर पास हो जाए, दिस हो जाए, दैट हो जाए।
अगर आपके मन में ऐसा लड्डू फूटा तो उसका जवाब दूंगा, लेकिन पहले जरा यहां पे आते हैं। मतलब एक उपाय क्या हुआ कि आप क्या कर रहे हैं, अपने आप को हम लिस्टिंग फी देना बंद करेंगे, खुद क्या कर देगा। बट दिस इज कॉल्ड व्हाट, कंपल्सरी। वो भी कैसे, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। ठीक, दूसरी तरफ हमारा है ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू थिन ट्रेडिंग। यहां थिन का मतलब तो हो गया दुबला पतला। जी मुस्कान नहीं आया, अभी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों का जिक्र किया था और आप लोगों का कोई मैसेज चमका था, लेकिन तब तक मैंने क्लास शुरू कर दिया तो मैंने देखा नहीं। आप लोग कहीं से आ रहे हैं, कॉलेज से? अच्छा, तो ड्यू टू थिन ट्रेडिंग, थिन का मतलब दुबला पतला। मुझे मत देखिए, मैं बहुत हट्टा कट्टा हूं। तो थिन का मतलब क्या हुआ, तो शेयर में दुबला पतला। तो यहां पे लिख रहे हैं ड्यू टू थिन ट्रेडिंग का मतलब है उस शेयर्स की ट्रेडिंग क्या हो रही है, कम। और फिर यहां पे बनेगा केस लॉ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। कहा कि दो सिचुएशन में माना जाएगा कि क्या हो रहा है, थिन ट्रेडिंग। ध्यान से, या तो ये हो जाए पूरा का पूरा फुलफिल 1 नंबर, या कौन सा फुलफिल हो जाए, 2 नंबर। और अगर दोनों फुलफिल हो गए तो बोलेंगे जबरदस्त थिन ट्रेडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं है, इसीलिए वो भी थिन ट्रेडिंग ही माना जाएगा। यानी कि इन दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो गया तो क्या माना जाएगा, थिन ट्रेडिंग। जिसमें है कि पेड अप कैपिटल आपका ये मिनिमम है या मैक्सिमम। पेड अप कैपिटल लेस देन और इक्वल टू का मतलब मिनिमम नहीं मैक्सिमम होता है, लेस देन और इक्वल टू। यानी आपका पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो 1 करोड़ या उससे क्या है, कम है। अगर एक कंडीशन ये हो जाए तो अगला कंडीशन चेक कीजिए, और अगला कंडीशन क्या चेक कीजिए कि क्या आपके शेयर, और यहां पे हो गया मिनिमम, क्या आपके शेयर्स को ट्रेड हुए कम से कम 1 साल हो गए हैं, कितने दिन। और ट्रेड होने का मतलब होता है खरीदना और बेचना, दोनों किस कैटेगरी में आता है, ट्रेड में। यानी 1 साल से आपके एक भी शेयर को ना किसी ने खरीदा है ना क्या किया है, कंडीशन 1। दूसरा कंडीशन कह रहे हैं कि आपके टोटल शेयर्स जो हैं उसका वैल्यू कितना है, पेड अप कैपिटल। मुझे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से मतलब नहीं, मुझे सिर्फ किससे मतलब है, पेड अप कैपिटल। तो किसी भी कंपनी का अगर पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा है तब तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अगर 1 करोड़ या उससे कम है तो आप चेक कीजिए कि क्या इनका लास्ट ट्रेड 1 साल से पहले हुआ है। याद रखिए, अगर 364वें दिन भी हुआ है तो भी नहीं, 365 डेज क्या होना चाहिए, हो जाने चाहिए। यानी 1 साल या उससे ज्यादा दिनों से आपके कंपनी में कोई भी ट्रेड अगर ऐसा हुआ है तो ये दोनों मिलकर के बना कौन सा ग्राउंड, थिन ट्रेडिंग। यहां पे थिन ट्रेडिंग का ये मतलब हुआ। दूसरा कहा और चीज, कहा कि पहला चीज तो सेम है, पेड अप कैपिटल कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब कभी भी पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा है तब तो थिन ट्रेडिंग जैसा सोचना ही नहीं है। कंपलसरी डिलिस्टिंग का ये ग्राउंड तो नहीं होगा, दूसरा कोई कंपलसरी का ग्राउंड हो सकता है। कहा दूसरा, कहा कि आपके टोटल मेंबर जो हैं ये जो है वो मैक्सिमम कितने हैं। इसका मतलब है कि आपके नंबर ऑफ शेयर होल्डर 300 या उससे कम है, 300 से ज्यादा। इसका मतलब है कि भले आपके जो है वो शेयर्स जो है वो कितने भी क्यों ना हो, लेकिन जो है वो नंबर ऑफ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कितने शेयर हैं, मैं कह रहा हूं कि नंबर ऑफ व्हाट, शेयर होल्डर, मेंबर। हो सकता है एक के पास 1 लाख शेयर हो, चलेगा। लेकिन मेरा कंसर्न यहां पे बस इतना ही है कि अगर जो है वो एक बंदे के पास 1 लाख शेयर है तो वो एक में काउंट करूं। आपके पास कुछ ऐसे शेयर होल्डर है, एक के पास 5 है, एक के पास 2 है, एक के पास 4 है, तो भी वो 3 शेयर होल्डर हो गए। तो कहा कि पहला ग्राउंड तो पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा। अगर किसी कंपनी का 1 करोड़ से ज्यादा है तो थिन ट्रेडिंग उस पर चेक करने की जरूरत, लेकिन उसके अलावा दो में से कोई अगर एक चीज हो जाए, एक साल से ना शेयर्स खरीदा गया है ना क्या किया गया है, एक भी शेयर ना खरीदा गया है और ना, तो क्या हो गया वो, और उस ग्राउंड पे आपके कंपनी को क्या कर दिया जाएगा, कंपलसरी डिलिस्ट। लेकिन याद रखिए ये हमारे हाथ में नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हमारे शेयर्स को जो है वो लोग खरीद बेच नहीं रहे हैं। दूसरा कहा कि 1 करोड़ या उससे कम का पेड अप कैपिटल है और टोटल नंबर ऑफ मेंबर जो है वो घट करके 300 या उससे क्या हो गए हैं, कम हो गए, 300 से ज्यादा। अगर ये दोनों सिचुएशन है तो ऐसे केस में हम बोलेंगे कि क्या हो रहा है,
थिन ट्रेडिंग। तो देखिए, मैंने आपको कहा कंपलसरी के मेजर दो एस्पेक्ट बताया, बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ और ड्यू टू थिन ट्रेडिंग। आपने समझ लिया। ऑपरेशन ऑफ लॉ में भाई लॉ के कारण लॉ को कॉन्ट्रावेन किया है, और उसी कॉन्ट्रावेंशन को मैंने दो पार्ट में बांट दिया, एक स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड कॉन्ट्रावेंशन, एक उसके अलावा जितने भी हमारे देश में कानून और एक्ट बने हुए, अगर उसमें कहीं ऐसा प्रोविजन हो कि इस तरह के ऑफेंस करने पे डिलिस्ट कर दिया जाएगा, तो वैसा चीज। ये क्या हो गया हमारा कंपलसरी डिलिस्टिंग। अब हमारे दिमाग में एक जो एस्पेक्ट चल रहा था कंपलसरी डिलिस्टिंग को लेकर के, यहां पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करने होंगे। तो आप एक काम कीजिए, पहले जो है वो यहां से लिखना शुरू कीजिए, और ये आंसर मैं बताऊंगा नहीं, इसीलिए यहां तक का सुन लीजिए कि आपको करना क्या है। यहां पे मैंने लिखा है एबी लिमिटेड, और केस दे दिया है कि एबी लिमिटेड के कितने शेयर हैं और कितने रुपए वाले शेयर हैं, और मैंने इंफॉर्मेशन दे दिया है कि लास्ट ट्रेड कब हुआ है और नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं, जो भी है। इसके बेसिस पे आपको यहां बताना है कि ये थिन ट्रेडिंग है या ऐसे ही केस 2 में बताना है थिन ट्रेडिंग है या नहीं, केस 3 में बताना है और केस 4 में बताना है। तो यहां तक पहले अब आप पहुंचिए, इसको कॉपी कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डन है क्या? यस या नो? करें बात अब इस क्वेश्चन पे। यहां आप बताइए, पहले सिचुएशन में कंपनी का पेड अप कैपिटल कितना है ये बता दीजिए। कैसे निकाला? ठीक है, क्योंकि आपको 10 लाख ये शेयर है, हमें क्या देखना है? पेड अप कैपिटल। तो ये 10 लाख इंटू 10, इसका मतलब 1 करोड़। तो पेड अप कैपिटल कितना है? अगर पेड अप कैपिटल 1 करोड़ से ज्यादा रहे तो कुछ और चेक करेंगे थिन ट्रेडिंग के लिए? नो। लेकिन 1 करोड़ तक रहे, यानी 1 करोड़ से कम भी रहे, तो आगे चेक करना पड़ेगा। और जो हमें चेक करना पड़ेगा वो क्या? कहा कि दो चीज है हमारे पास, जितना इंफॉर्मेशन है उससे चलिए। कह रहे हैं कि लास्ट ट्रेड कब हुआ है, तो इससे क्या थिन ट्रेडिंग होगा? थिन ट्रेडिंग होने के लिए कितने दिन पहले ट्रेड होना चाहिए? 1 साल या उससे ज्यादा दिन, यानी 365 तो होना ही चाहिए। अगर 700 दिन है तो जबरदस्त हो गया, बहुत दिन हो गए। तो इसका मतलब इस ग्राउंड से तो नहीं हुआ। एक और लेकिन सिचुएशन, क्योंकि ये वाला टिक लग गया है ना, तो एक और चेक करना होगा। वो कौन सा? मेंबर्स कितने हैं? कितना हमने कहा? 300 या उससे कम रहे तो ग्राउंड बनता है, और 300 से कम रहने पे जो ग्राउंड बनता है वो कौन सा? ये वाला। तो इस बेसिस पे हुआ या नहीं हुआ थिन ट्रेडिंग? तो ये थिन ट्रेडिंग, यस या नो? ठीक है, बताइए गुप्ता जी। दूसरा केस 2 यस है। सांभवी ठीक कह रहे हैं वो। क्या कहना है आपका? थिन ट्रेडिंग है, यस या नो? हाँ जी निहारिका है। नशे में क्यों लग रहे हैं? नींद पूरी नहीं हुई है? अच्छा, सर में दर्द है या कुछ और? चलिए, 1 लाख इक्विटी शेयर कितने रुपए वाले? 100 रुपए वाले। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब 1 करोड़। लास्ट ट्रेड जो है वो कितने दिन पहले हो गया हमारा? क्योंकि हमें कहां तक का चाहिए? 365 या उससे ज्यादा, तो ये हो गया। नंबर ऑफ मेंबर लेकिन कितने हैं? का कोई बात नहीं है। ये देखिए, यहां का हमने ले लिया, तो इस ग्राउंड पे क्या हो गया हमारा? थिन ट्रेडिंग। इसको ऊपर वाला ना। अच्छा, अब यहां बताइए 3 में यस या नो? सबका कहना नो। क्यों? अच्छा, पेड अप कैपिटल ही तो 1 करोड़ नहीं हुआ है, पेड अप कैपिटल कितना हो गया? तो इसलिए थिन ट्रेडिंग का तो कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज होता। 80 लाख है, उसमें क्यों यस? 1 करोड़ तक में तो आगे चेक करेंगे ही करेंगे, 80 लाख है तो और तो कम ही हो गया। अब अगले में जाएंगे, और वो क्या है? लास्ट ट्रेड कब हुआ है और नंबर ऑफ मेंबर?
क्या दिया हुआ नहीं, इसका मतलब हम वो ग्राउंड लेंगे ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास कोई ग्राउंड ही नहीं मिला जिससे हम इसको क्या करें, थिन ट्रेडिंग। यहां पे तो एक ही चीज है ना, इंफॉर्मेशन जितना उसी से तो बढ़ेंगे, तो एज पर इंफॉर्मेशन ये थिन ट्रेडिंग नहीं है। अच्छा रुकिए, केस 4 रोहित बाबू, क्या थिन ट्रेडिंग यस या नो? नहीं, सोच के बताइए। 100, हाँ सही कह रहे, बिल्कुल सही, वेरी गुड। सबसे पहला चीज जो है वो पेड अप कैपिटल जो है वही कितना है? उनके आगे कोई बैठे हैं? नहीं, अलर्ट रहिएगा, उनके मुंह में पानी है जो आपके पीछे हैं। तो आपके हम पानी किसी के मुंह में रहने से अलर्ट क्यों होना है, आगे आप समझ रहे हैं कि वो जो है वो मिसाइल की तरह है। अगर उस समय जो है वो हंसी आया तो सामने वालों को लगेगा कि शायद एसी से जो है वो पानी का छींटा आ रहा है। तो पेड अप कैपिटल ही अगर हमारा जो है वो 2 करोड़ है, यानी 1 करोड़ को क्रॉस कर गया, तो आगे कुछ चेक करने की जरूरत, तो ये नो हो गया। तो यही यस यस नो नो, क्लियर है? अब देखिए, मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि डिलिस्टिंग करना है, राइट? तो डिलिस्टिंग करना है तो आपने देखा कि तामझाम थोड़े ज्यादा नहीं हो गए? इतना प्रोसेस करो, ये देखिए विथ एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और ये वाला इतना तामझाम कर, उसमें भी चांस बना हुआ है कि पता नहीं बंदा डिलिस्ट करेगा या, ये भी तो लिखा हुआ है लास्ट में, डिनाइड भी तो कर सकता है। तो सबसे आसान तो ये दिखता है कि ये ले, नहीं देता तेरा फीस, पैसे भी बचे, और अब क्या करोगे? आपका चाचा चौधरी वाला दिमाग इस तरफ जा रहा है कि सर यही क्यों ना करें। फाइन पेनल्टी छोड़ दिया, रिपुटेशन और बाकी चीज। अब इसका मैं एक ना आपको ना सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने बोला है कि क्लास में सब फोन पे खूब बात कीजिए, निकाल निकाल के एक दूसरे का इमोजी भेजिए, ऐसे करते रहिए, क्लास भी करते रहिए, ऐसे बोला है? क्या बोला है? फोन कहां रहेगा? उसमें भी साइलेंट करके बैग में, देखना ही नहीं है। मम्मी पापा फोन किसका, वो तो बहुत दूर की बात हो गई, देखना ही नहीं है। तो अब जो है वो मान लीजिए कि कोई जो है वो आए और मुझे बोले कि कुछ जरूरी काम है, आज हम घर इतने बजे जाएंगे। पहले मुझे बता दिया, मैंने बोला कि हाँ पीछे बैठ जाइए, ऐसा है तो आप निकल जाइएगा। तो आपने पूछ के बैठा, आप निकल गए। अब जो है वो मान लीजिए कि आप मेरे पास आए, अरे प्रेरणा नहीं आई है ना, अच्छा अब आएंगे। मानसी मेरे पास आए और बोले कि सर मुझे जाना है। तो मैंने बोला क्या है भाई? तो इन्होंने बोला कि सर डिवाइन। मैंने बोला बंदे की साहस तो देखिए कि एक तो जाना है, वो भी कह रहे हैं क्लास से थोड़ा क्या हम होंगे पहले जाएंगे, और वो भी किस चीज के लिए जाएंगे? डिवाइन देखने के लिए। मैंने बोला जीने की इच्छा खत्म हो गई है? तो ये जो है वो मुंह लटका करके जा करके क्या हो गए? बैठ गए। लेकिन इन्होंने फिर क्या किया? इन्होंने बोला अब तू देख, और जो है वो बिंदास जो है वो अपना जो है वो क्या किया? मोबाइल निकाला, आराम से उससे बात कर, हाँ और बता क्या हाल चाल? हाँ हाँ मस्त मस्त एकदम रापचिक एकदम ढिंचैक, जो जहां है चल रहा है। अब देखिए, अगर ये मुझसे पूछें, अभी मैंने इनको देखा, अब मैं इनको क्या बोलूंगा? निकल जाइए, हो तो गया इनका काम। मिनटोस लाइफ इन्होंने समझा कि जाइए क्लास से निकल जाइए। पहले जब इन्होंने मुझसे पूछा था, या जिनको मैंने बोला चले जाइए, वो अगले दिन भी क्लास आते थे या नहीं? आप मुझसे पूछ के गए तो फिर अगले दिन आप क्लास आएंगे। लेकिन अगर इस बार आपने ऐसा वाला कार्यक्रम किया कि अब तू देख, और तब मैंने बोला निकल जाइए, तो निकल जाइए मतलब क्या? निकल जाइए ना एग्जीक्यूटिव ना प्रोफेशनल, कभी जो है वो आमना सामना ना हो, मतलब टाटा गुड बाय। इसका मतलब ये हुआ कि एक हुआ वॉलंटरी, जिसमें आप मुझसे पूछें, फिर अगली बार आप वैसे ही आ रहे हैं। लेकिन अगर आप ये वाला दिखलाते हैं, अब तू देख वाला, यानी कि फी हैज नॉट बीन कंपलसरी में, तो देखिए क्या होगा वो देखिए। आपको आगे क्लास भी तो करना है,
आपको आगे और भी तो मार्केट से दोबारा पैसे रेज करने हैं, अभी ना डिलिस्ट कर रहे हैं, फिर रेज करना है। और मुझे बताइए, अगर फिर पैसे रेज करने तो आप बोलेगा सर तो इसमें लिस्टिंग का क्या लेना देना, पॉसिबल? अरे भाई, जब भी शेयर इशू होगा उसे लिस्ट करना कंपलसरी है या नहीं? तो यहां पे इन्होंने बोला कि लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर डिलिस्टिंग अगर वॉलंटरी है तो कितने साल के बाद, और कह रहे हैं कि अगर कंपलसरी है तो उसमें अगर ड्यू टू थिन ट्रेडिंग है तो कितने दिन बाद, क्योंकि वो आपकी मजबूरी थी, आपने कुछ नहीं किया। लेकिन ये आपका बदमाशी है, अब तू देख वाला। तो कहा गया कि इसमें 10 साल के बाद, अंतर है दोनों में। तो आप कहिएगा 10 साल नहीं लिस्ट करेंगे, 10 साल लिस्ट नहीं करेंगे, इसका मतलब 10 साल आप शेयर भी इशू, अब आपको अगर ये मंजूर है तो बिल्कुल अब तू देख, तो ये आप ऐसा कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये है आपका लिस्टिंग ऑफ सिक्योरिटीज आफ्टर डिलिस्टिंग। चलिए, हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे स्टॉक एक्सचेंज को कितने पार्ट में बांटा था? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? एक हमारा क्या था? लिस्टिंग, दूसरा डिलिस्टिंग, और तीसरा हम लोगों ने लिस्टिंग का प्रोसेस पढ़ा। डिलिस्टिंग को जो है वो हम लोगों ने जो है वो बांटा था 2 कैटेगरी में। कौन कौन सा? वॉलंटरी और कंपलसरी। हम लोगों ने जो है वो वॉलंटरी में भी देख लिया, एग्जिट अपॉर्चुनिटी, विदाउट एग्जिट अपॉर्चुनिटी, और कंपलसरी भी जो है वो हमने देख लिया। अब हमारा अगला हमला किस पे होगा? ट्रेडिंग पे। कि ट्रेडिंग मैकेनिज्म का मतलब है, हम जो ये वर्ड सुनते हैं निफ्टी, हम जो वर्ड सुनते हैं सेंसेक्स, हम जो सुनते हैं कि आज बीएससी का सेंसेक्स इतने पॉइंट बढ़ गया या इतने पॉइंट लुढ़क गया, किसने धक्का दे दिया? और जो हम ये पॉइंट सुनते हैं कि इतने पॉइंट पे बंद हुआ, या इतने पॉइंट बढ़ करके बंद हुआ, या इतने पॉइंट गिर करके, ये पॉइंट आया कहां से, ये कैसे जो है आपका पॉइंट वगैरह डिटरमाइन होता है। हम शेयर खरीदते हैं तो कैसे शेयर हम तक पहुंच जाता है, बीच में सेटलमेंट का काम कौन करता है, जो बेचता है उस तक पैसे कैसे पहुंचता है, ये सारा का सारा चीज है इसके ट्रेडिंग मैकेनिज्म का पार्ट, जो हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तो फिलहाल CMSL की सेवा आज की समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।